ये लेसन नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना कि जब देश आजाद हुआ था उस समय क्या चुनौतियां थी और अब जब नेहरू की मृत्यु के बाद क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती थी राजनीतिक उत्तराधिकारी की। जब नेहरू की मृत्यु कब हुई थी 1964 में, उसमें वह 1 साल तक बीमार रहे, तो उस समय ये अंदाजा लगा जा रहा था कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसमें भारत से बाहर के अनेक लोगों ने शंका जताई थी कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। दूसरा प्रश्न इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि अन्य बहुत से नव स्वतंत्र देशों की भांति भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की स्थिति में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अलावा इस बात को लेकर भी शंका जताई जा रही थी कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हुई और नया नेतृत्व उनका समाधान किस प्रकार खोज पाएगा। 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के प्रश्न का हल भी खोजना था। संभव था कि इन सब कठिनाइयों की वजह से देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही टूट जाता। नेहरू के बाद शास्त्री, नेहरू के उत्तराधिकारी का प्रश्न इतनी सफलतापूर्वक हल कर लिया गया कि आलोचक भी भौचके रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से विचार विमर्श किया। उन्होंने पार्टी के सभी जो लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं, शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। इस प्रकार वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई वर्षों तक मंत्री रहे। उनको लेकर कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी वर्षों में नेहरू उन पर अधिक से अधिक निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपने सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए विख्यात थे। एक मरतबा वह एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने 1964 से 1966 तक शासन किया। इस पद पर वे बहुत कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने 2 बड़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। भारत चीन युद्ध की वजह से उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां से उबरने का प्रयास कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति बनी गई थी। कई स्थानों पर खाद्यान्न की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के अचानक उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद अब एक भूतपूर्व सोवियत संघ के में शामिल था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार फिर से राजनीतिक उत्तराधिकारी का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ी टक्कर थी। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के थे, मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गुजरे समय में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना मंत्रालय का प्रभार सौंप रखा था। इस मर्तबा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम समिति नहीं बनाई जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई को हरा दिया। इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से भी अधिक सांसदों ने अपना समर्थन दिया। नेतृत्व के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण किया शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को मजबूती और दृढ़ता लाने में थोड़ा समय लगा। इंदिरा गांधी जो तो काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बहुत कम दिनों में मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा
कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में विशेष अनुभव न होने की वजह से समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर इंदिरा गांधी की लोकसभा के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना पड़ा। इस समय तक देश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इससे इंदिरा की कठिनाइयां अधिक बढ़ गई। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने देश नेतृत्व कौशल को दिखाने का प्रयास किया। चौथा आम चुनाव 1967 में। 1967 का वर्ष भारत की राजनीति और चुनावी इतिहास के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद में समूचे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में जबरदस्त परिवर्तन आया। चुनाव के संदर्भ में चौथे आम चुनाव के आने के बाद तक देश में बड़े परिवर्तन हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहवासन हुआ। नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे 1 वर्ष का समय भी नहीं गुजरा था। इसके अलावा नया प्रधानमंत्री राजनीति के लिहाज से कम अनुभव वाला था। इस अध्याय के परिवर्ती भागों और तीसरे अध्याय के चर्चा के क्रम में आपने ये जान लिया कि इस दौर में देश में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, साथ ही सैन्य व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों का सैन्य मद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों के कारण देश की आर्थिक स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के जो आरंभिक फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। विश्वास किया गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव के चलते किया गया था। पहले के समय में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर 7 रुपये हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता की वजह से कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लोग जरूरी चीजों की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध करने लगे। देश के प्राय बंद और हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। तो आगे है इसमें गैर कांग्रेसवाद। ये सारी स्थितियां देश की दलगत राजनीति में अलग अलग नहीं हो सकती थी। विपक्षी दल जन विरोधी का नेतृत्व कर रहे थे और सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने एहसास किया कि उसके वोट के विभाजन की वजह से ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो पार्टी अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, वे सभी पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी सांठगांठ की। इन पार्टियों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है, इसलिए गैर कांग्रेसी पार्टियों का एक साथ आना आवश्यक है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब है चुनाव का जनादेश। 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। लोकसभा और राज्यसभा के लिए कराया गया यह चुनाव व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के माहौल में हुआ। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। तो यह जो चुनाव था ये एक बड़े व्यापक ढंग